हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम मीन्स प्रावस्था साम्य पार्ट 1 में हमने फेज रूल और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी फेजेस के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। मीन्स कंपोनेंट या घटक क्या होते हैं। द नंबर ऑफ कंपोनेंट in a system at equilibrium is that minimum number of independently variable constituents from which the composition of each phase can be expressed by a chemical equation. किसी भी सिस्टम में उपस्थित कंपोनेंट्स की संख्या क्या होती है कि इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था में स्थित किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट की संख्या उन स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों मीन्स इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या या उसकी न्यूनतम संख्या है जिसके द्वारा किसी सिस्टम की प्रत्येक प्रावस्था या प्रत्येक फेज के कंपोजिशन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। कंपोनेंट का अर्थ सिस्टम में उपस्थित अवयवों से नहीं है, बल्कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उस कम से कम संख्या से है, उस मिनिमम संख्या से है जिसकी सहायता से सिस्टम की सभी फेजेस के कंपोजिशन को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे हम वाटर सिस्टम की बात करें तो वाटर की 3 फेजेस होती हैं। आप जानते हैं आइस, वाटर और वाटर वेपर। इस सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो एक है, क्योंकि तीनों फेजेस को अगर हम किसी केमिकल कंपोजिशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कंपोजिशन क्या होगा, वाटर या H2O। तो इन सभी का जो केमिकल इंडिविजुअल है वो क्या है, वाटर है। इसीलिए वाटर सिस्टम वन कंपोनेंट सिस्टम है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सल्फर सिस्टम की तो सल्फर सिस्टम की 4 फेजेस होती हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड सल्फर वेपर। बट इन सभी का जो कंपोजिशन होता है उसको हम प्रत्येक फेज में केवल सल्फर, इंडिविजुअल सल्फर से एक्सप्रेस करते हैं। जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, सल्फर है। चाहे कोई भी फेज हो, रोम्बिक सल्फर हो, चाहे मोनोक्लिनिक हो या लिक्विड सल्फर या सल्फर वेपर। बट प्रत्येक फेज के केमिकल कंपोजिशन को हम सल्फर से एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए सल्फर सिस्टम इज ए वन कंपोनेंट सिस्टम। All the phases in one component system is expressed by only one chemical individual. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे कि अगर किसी भी क्लोज्ड वेसल में अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया जाता है NH4Cl को, तो इस प्रकार से इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि NH4Cl सॉलिड और ये 2 गैसेस हैं। यानी इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि 2 प्रावस्थाएं हैं, एक तो ठोस प्रावस्था है और दूसरी गैस प्रावस्था है। लेकिन प्रत्येक प्रावस्था या फेज को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही अवयव जो कि NH4Cl है वो ही काफ़ी है। अतः ये जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा, वन कंपोनेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर यदि हम अमोनिया और
HCl की जो क्वांटिटी है वो समतुल्यांक ना लें, यानी दोनों की क्वांटिटी समान नहीं है, ऐसी स्थिति में इसके एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि तब केवल NH4Cl के द्वारा ही प्रत्येक प्रावस्था को व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम सॉलिड प्रावस्था को तो व्यक्त कर सकते हैं NH4Cl के द्वारा, लेकिन हम गैस प्रावस्था को NH4Cl के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। अतः कंपोनेंट की संख्या को निर्धारण में यह ध्यान रखना चाहिए कि सिस्टम में कम से कम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वह संख्या लें जो प्रत्येक फेज के कंपोजिशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस सिस्टम में 3 प्रावस्थाएं हैं। लेकिन जो कंपोनेंट होगा वो 2 होगा। यहां हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड एक प्रावस्था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड दूसरी प्रावस्था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीसरी प्रावस्था। तो फेजेस 3 हैं, बट जो कंपोनेंट होगा, जो घटक होगा, वो घटक की संख्या कितनी है यहाँ पर 2, क्योंकि इस समीकरण में कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट, या हम बात करें कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रत्येक फेज की कॉम्पोजिशन को प्रदर्शित नहीं कर सकता। किन्हीं भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई भी 2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से किन्हीं भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट की सहायता से सभी फेज के कंपोजिशन को हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी 2 कंपोनेंट हमने लिए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, या हमने कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो किन्हीं भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट की सहायता से सभी फेजेस के कंपोजिशन को व्यक्त या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अतः ये सिस्टम किस प्रकार का है? ये सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीनों केसेस जिसमें हम किन्हीं भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट को लेकर के एक को 0 या नेगेटिव मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसीडर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हमने फेजेस तो तीन ही लिखनी होगी। फेजेस तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट फेज को रिप्रेजेंट करना है तो ये किसके बराबर होगी? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये 2 कंपोनेंट्स, इन 2 कंपोनेंट्स के द्वारा हम इस फेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से CaO अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इस फेज को, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स क्या होंगे? कैल्शियम ऑक्साइड एंड 0 CO2। तो ये इन 0, जब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो ये कंपोनेंट के द्वारा हम CaO को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से CO2 लिया हमने, तो यहाँ ये 0 CaO हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। तो इस केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम इस फेज के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया था CaO और CO2। अब हम सेकेंड लेंगे टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो सेम देखिए तीनों फेजेस आपको लिखनी है। आप कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट को
रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंपोनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड रिप्रेजेंट करना है तो ये कंपोनेंट यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट 0 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दो कंपोनेंट की सहायता से हम प्रत्येक फेज को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट, तो सेम फेजेस आप यहाँ लिखेंगे। कंपोनेंट कौन से लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें CaCO3 रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को 0 कर देंगे। अगर कैल्शियम ऑक्साइड करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस CO2 हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट और ये 0 हो जाएगा और प्लस CO2। तो देखिए बहुत सिंपल ये एग्जाम्पल है और एकदम स्पष्ट किया हुआ है यहाँ पर कि फेजेस क्या हैं। फेजेस में हम जो जितने भी फेजेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फेजेस के जो कंपोनेंट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो किसी भी प्रत्येक फेज की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रत्येक फेज की कंपोजिशन को मिनिमम कितने कंपोनेंट के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो ही उसके कंपोनेंट की संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रत्येक फेज के लिए कितने कंपोनेंट की आवश्यकता है? 2, इसीलिए इसे हम 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। देखिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सोडियम सल्फेट और वाटर सिस्टम है उसकी विभिन्न प्रावस्थाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, फेजेस हैं। Na2SO4 है और Na2SO4 7H2, Na2SO4 10H2, Na2SO4 है केवल, और इसके अलावा इसका आइस है, इसकी वेपर है और इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग इसकी फेजेस लेते हैं। इस सिस्टम की प्रत्येक फेज को हम 2 कंपोनेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो Na2SO4 और दूसरा होगा H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फेज को हमने 2 कंपोनेंट्स के द्वारा एक्सप्रेस किया है। तो यद्यपि कुछ फेजेस के कंपोजिशन को हम एक ही कंपोनेंट के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अदर फेजेस को के कंपोजिशन को व्यक्त करने के लिए 2 कंपोनेंट यानी Na2SO4 और H2O की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक फेज के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होती है? मिनिमम 2। तो मिनिमम 2 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस प्रकार के सिस्टम को हम 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कंपोनेंट के आधार पर हम किसी भी फेज के कंपोजिशन को हम कैसे बताएंगे, उस आधार पर ही हम कंपोनेंट की संख्या डिसाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।